हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग आगामी यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे थे और इस सीरीज के अंतर्गत आपकी यह 20वीं क्लास है। और इस क्लास में हम लोग यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की सभी नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की नदियों को एक साथ इसलिए ले लिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 नदियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो हम लोग उनको यूरोप के नदियों के साथ ही कवर कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से लोग नोट्स की डिमांड करते हैं और अब एक सही समय भी है कि आप लोग सटीक नोट्स के साथ अपनी तैयारी आरंभ कर दें, क्योंकि जैसे ही परीक्षा पास आती है तो जो भारी भरकम किताबें होती हैं वो आपके लिए काफ़ी बोझिल हो जाती हैं, उनसे टू द पॉइंट मटेरियल निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए बेस्ट नोट्स चाहिए तो आप इंटेलेक्टो से नोट्स को मंगा सकते हैं। ठीक है, आपको एक मैं नंबर दे रहा हूं, आप 6387071919 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके नोट्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आपको एक ही नोट्स में आरओआरओ, यूपीपीसीएस और बीईओ जो प्रारंभिक परीक्षा है वो तीनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग नोट्स लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई नोट्स की। अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक यानी कि यूरोप की और ऑस्ट्रेलिया की नदियों की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरोप की नदियों की। तो यूरोप की नदियों में जो सबसे पहले है वो है बोल्गा। ठीक है, और बोल्गा जो नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा। निकलती कहां से है, तो इसका उद्गम होता है बलदाई पहाड़ी से और गिरती कहां पर है, ये कैस्पियन सागर में। ठीक है, थोड़ा सा मैं मैप में आपको दिखा दूं, ये है बोल्गा नदी और ये निकल रही है बलदाई पहाड़ी से और फिर इस तरीके से ये बहती हुई कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। बाद बाकी बोल्गा आप देख ही रहे हैं कि कितनी लंबी है, तो यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बाद बाकी इसके संदर्भ में जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है वो है कि जो ये बोल्गा नदी है इसकी घाटी में क्या पाया जाता है, पेट्रोल। तो आपको ध्यान रखना है कि बोल्गा नदी की घाटी में पेट्रोल पाया जाता है। अब पेट्रोल पाया जाता है तो इसका शोधन भी होता होगा, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो कच्चे तेल के रूप में पाया जाता है और फिर इसका शोधन करके पेट्रोल, डीजल, मोम, ठीक है, मिट्टी का तेल, इस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। तो जो बोल्गा नदी की घाटी में पेट्रोल पाया जाता है उसका शोधन जहां पर होता है वह स्थान है रूस का बोल्गोग्राद शहर। और बोल्गोग्राद जो शहर है वो बोल्गा नदी के तट पर ही स्थित है। तो बोल्गा नदी की घाटी में पेट्रोल पाया जाता है और इस पेट्रोल का शोधन रूस के शहर बोल्गोग्राद में होता है और यह जो बोल्गोग्राद शहर है ये बोल्गा नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, अगली नदी देखो डैन्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डैन्यूब के उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट या फिर काले वन से निकलती है। तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट बहुत ही प्रसिद्ध है, इसी ब्लैक फॉरेस्ट से इस डैन्यूब नदी का उद्गम होता है और फिर यह काला सागर में गिरती है। ठीक है, तो उद्गम कहां से हो रहा है इसका, इसका उद्गम हो रहा है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। ठीक है, ये डैन्यूब आपकी नदी रही, इस तरीके से ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलते हुए फिर पूर्व में बहते हुए कहां पर गिरती है, काला सागर में गिरती है। बाद बाकी इस नदी के संदर्भ में अगर हम और फैक्ट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यह 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से
गुजरती है। तो डैन्यूब एक ऐसी नदी है जो कि कुल 10 देशों से और कुल 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। ठीक है, तो याद रखना डैन्यूब नदी 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से गुजरती है और कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। अब जो 10 देश हैं वो हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। तो ये कुल 10 देश हैं जिनसे होकर डैन्यूब नदी गुजरती है। बाद बाकी ध्यान रखना कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डैन्यूब। ठीक है, तो यहां पर 2-3 फैक्ट बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। एक तो 10 देशों के नाम याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार लगाने के लिए आ जाता है कि किन किन देशों से डैन्यूब नदी गुजरती है, और 5 राजधानियों से गुजरती है और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ो तो अगली नदी है टेम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्स कहो या फिर थेम्स कहो, क्योंकि आप देखते होंगे जो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे ही स्थित है। तो यह एक यूरोप और लंदन की बहुत प्रमुख नदी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लंदन इसी थेम्स नदी के किनारे स्थित है। बाद बाकी थेम्स नदी के उद्गम को देखें तो ये चेल्थनम में एक 7 स्प्रिंग है, झरना टाइप का, वहां से ये निकलती है और फिर अपना मुहाना उत्तरी सागर में जो इंग्लिश चैनल है वहां पर बनाती है। तो इसका उद्गम देखो, चेल्थनम में 7 स्प्रिंग से निकल रही है और इंग्लिश चैनल में जो उत्तरी सागर में जो इंग्लिश चैनल है वहां पर अपना मुहाना बना रही है। ठीक है, तो थेम्स नदी ये रही आपकी, और जो लंदन है वो थेम्स नदी के तट पर ही स्थित है। अगली नदी देखो डॉन। डॉन नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम होता है रूस के टुला प्रांत में स्थित इवान झील से, और गिरती कहां पर है ये, ओजोफ सागर में। ठीक है, तो डॉन नदी का उद्गम देखो कहां से होता है, रूस के टुला प्रांत में स्थित इवान झील से, और इसका मुहाना कहां पर बनता है, ओजोफ सागर में। मुहाना बनाने का मतलब होता है जहां पर वो नदी किसी सागर या फिर जहां पर भी मिलती हो, यानी कि जहां पर उसका जो खत्म होती हो। ठीक है, बाद बाकी डॉन नदी के संदर्भ में एक फैक्ट याद रखना है आपको कि डॉन नदी और वोल्गा नदी को एक साथ जोड़कर रूस का प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है। तो रूस का प्रमुख नहर तंत्र है वो 2 नदियों को जोड़कर बनाया गया है, एक डॉन नदी और दूसरी वोल्गा नदी को। ठीक है, मैप में भी थोड़ा आप लोग डॉन नदी को देख लीजिए। डॉन नदी आपकी रही ये, यहां पर ये आप देखेंगे रूस के टुला प्रांत से निकलकर फिर यहां पर देखेंगे ओजोफ सागर में ये गिरती है। अगली जो नदी है वो है सीन। सीन नदी तो अभी चर्चा में रही, क्योंकि पेरिस ओलंपिक जो हुए हैं अभी 2024 के, वो मतलब सीन नदी के पास ही उसका उद्घाटन हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेडियम में ना उद्घाटन होकर सीन नदी के पास उसका उद्घाटन किया गया। तो सीन नदी की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे ही स्थित है। बाद बाकी इसके उद्गम की बात करें तो ये फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से निकलकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, मैप पर थोड़ा सा आप लोग सीन नदी को देखें तो ये रही आपकी सीन नदी, और ये कहां से, फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से निकलकर, और फिर आप इसको देखेंगे कि यह इंग्लिश चैनल में यहां पर उत्तरी सागर में जो है वहां पर गिरती है। बाद बाकी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। अगली नदी देखिए राइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइन नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर और फिर पश्चिमी जर्मनी और फिर नीदरलैंड में बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहां से होता है, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से, और फिर यह जर्मनी और नीदरलैंड में बहते हुए
उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब इसके संदर्भ में फैक्ट देखने से पहले थोड़ा सा आप लोग मैप में इसको देख लीजिए। तो हाँ, ये रही आपकी, यहां पर देखेंगे राइन नदी, ये देखो, तो ये यहाँ पर स्विट्जरलैंड में आल्प पर्वत से निकलकर और फिर उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब राइन नदी के संदर्भ में कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये कि यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग, जो जलमार्ग होता है नदियों पर बनाया जाता है, तो उस मामले में ये सबसे व्यस्ततम जलमार्ग वाली नदी है, ये ध्यान रखना। बाद बाकी इस नदी के तट पर एक नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह है। ठीक है, तो जो रॉटरडम बंदरगाह है वो विश्व के सबसे अधिक व्यापार भार वाला बंदरगाह है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि राइन नदी के तट पर नीदरलैंड में कौन सा बंदरगाह है, रॉटरडम। और रॉटरडम जो बंदरगाह है वो विश्व के सबसे अधिक व्यापार भार वाले बंदरगाह में शामिल है, यानी कि ये सबसे अधिक व्यापार भार वाला बंदरगाह है। तो उद्गम हो गया इसका, मुहाना आपने देख लिया, और सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग वाली नदी है ये, और इसके तट पर नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह है, और यह विश्व का सबसे अधिक व्यापार भार वाला बंदरगाह है। उसके बाद हम लोग बात करें एल्ब नदी की। ठीक है, तो एल्ब नदी के उद्गम की बात करें तो यह चेक गणराज्य से निकलकर और फिर जर्मनी में बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। चेक गणराज्य आप सुनते होंगे, चेक रिपब्लिक, ये वही चेक गणराज्य है। तो चेक गणराज्य से ही एल्ब नदी निकलती है और फिर जर्मनी में बहते हुए उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। और जर्मनी का जो हैम्बर्ग शहर है वो इसी एल्ब नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा सा अगर हम मैप में एल्ब नदी को देखें तो ये है एल्ब नदी। ठीक है, यहाँ पर चेक रिपब्लिक से ये निकलकर और फिर ये उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। और जर्मनी का जो हैम्बर्ग शहर है वो इसी एल्ब नदी के किनारे स्थित है। आगे देखें, पो बहुत ही प्रसिद्ध नदी है क्योंकि इसे इटली की गंगा कहा जाता है। तो पो नदी के उद्गम की बात करें तो यह आल्प्स पर्वत से निकलकर वेनिस की खाड़ी में गिरती है और इसे इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, पो नदी को अगर हम लोग थोड़ा सा मैप में देखें तो ये रही पो नदी, ये देखिए यहाँ से वेनिस की खाड़ी में गिर रही है और यहाँ से आल्प्स पर्वत से निकल रही है और इसे इटली की गंगा कहा जाता है। बाद बाकी अभी हम लोगों ने जो टेम्स नदी के बारे में पढ़ा, टेम्स या फिर थेम्स, जो कि जिस नदी के किनारे लंदन स्थित है, तो आप ध्यान रखना कहीं कहीं लंदन की जो गंगा है वो टेम्स नदी को कह दिया जाता है। जैसे इटली की गंगा पो नदी है, वैसे ही कहीं कहीं आपको फैक्ट देखने को मिलेगा कि लंदन की गंगा टेम्स नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी आप लोग याद रखना। अब बात करेंगे हम लोग निप्पर या फिर नीपर नदी की। तो इसके उद्गम की बात करें तो यह रूस के सोमोलेंस्क नामक स्थान से निकलकर काला सागर में गिरती है। ठीक है, कहां से, रूस के सोमोलेंस्क नामक स्थान से निकलकर काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। और ये बहती कहां पर है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन में। ठीक है, बाद बाकी ध्यान रखना ये जो निप्पर है ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, या तो सीधा पूछ लिया जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, या फिर आपसे किसी पर्टिकुलर देश की भी सबसे लंबी नदी पूछी जा सकती है। तो यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कौन हो गई, निप्पर। बाद बाकी थोड़ा सा इसको अगर हम लोग मैप में देखें तो ये रही आपकी निप्पर नदी। ठीक है, ये रूस के सोमोलेंस्क नामक स्थान से निकलकर और इस तरीके से बहते हुए काला सागर में अपना मुहाना
बनाती है। बाद बाकी रूस, बेलारूस और ये आपके यूक्रेन में बहती है और यूक्रेन की यह सबसे लंबी नदी है। बाद बाकी कुछ और नदियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछी जा सकती हैं। क्यों पूछी जा सकती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर किसी देश की भी सबसे लंबी नदी पूछी जा सकती है। जैसे कि विस्तुला की बात करें तो यह पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। लॉयर की बात करें तो यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। टॉगस की बात करें तो यह स्पेन व पुर्तगाल में बहती है। एब्रो की बात करें तो यह स्पेन में बहती है। नीस्टर की बात करें तो यह यूक्रेन में बहती है। तो ये कुछ और नदियां हैं, इनको भी थोड़ा सा जो फैक्ट मैंने इनके बारे में बताए हैं इनको देख लीजिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये हो गई सारी यूरोप की नदियां। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की नदियों की। तो ऑस्ट्रेलिया में दो नदियां हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है मरे डार्लिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, और एक है वांगनुई। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है और ये बहुत पहले करंट अफेयर्स में चर्चा में थी, मतलब अभी नहीं, काफ़ी पहले, शायद इसे 2018-19 की तरफ जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मरे डार्लिंग नदी की। तो यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इसके उद्गम की बात करें तो यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में जब आप पूर्व में उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैला हुआ है और उसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इस मरे डार्लिंग नदी का उद्गम होता है और फिर यह दक्षिण में बहते हुए एडिलेड नामक जो शहर है उसी के पास अपना मुहाना बनाती है। थोड़ा सा इसको आप लोग मैप में देख लीजिए, ये है, ये आप देखेंगे पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी पर्वतमाला है और दुनिया की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होकर ये मरे डार्लिंग नदी निकलती है और यह शहर है एडिलेड, यहीं पर ये अपना मुहाना बनाती है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। बाद बाकी ध्यान रखना कि हर नदी की घाटी में उपजाऊ मैदान होता है, तो इस नदी की घाटी में जो उपजाऊ मैदान है उसको बोलते हैं रेवेरीना। तो मरे डार्लिंग नदी की उपजाऊ घाटी या मैदान को रेवेरीना कहते हैं और आपको ध्यान रखना है कि इस नदी की घाटी में गेहूं का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि उत्पादन का क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे प्रमुख कृषि उत्पादन का क्षेत्र है वो मरे डार्लिंग नदी की घाटी ही है। तो ये बात हो गई ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की। अब वांगानुई की बात करें तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है, यानी कि न्यूजीलैंड में ये नदी बहती है और इसको जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये हो गई यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की सभी प्रमुख नदियां। और अब हम लोग यानी कि नदियों को पूरा कवर कर चुके हैं। तो आप सभी वीडियोस को एक बार फिर से देख लीजिए नदियों वालियों को, क्योंकि नदी से संबंधित क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हर बार देखने को मिलते हैं। तो इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।